जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। और इसका जो हिंदी होता है जीवों में जनन होता है। ये जो आपको टॉपिक है यह आपको चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, या आपको 12th का एग्ज़ाम हो, या आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलो हम लोग वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ठीक है, क्योंकि यह चैनल नए है और बहुत सारे बच्चे को डिमांड के हिसाब से मैंने यह चैनल बनाया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीवन अवधि क्या है। तो जीवन अवधि है क्या? तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, वह जन्म लेता है और मरता है, तो उसको जन्म लेने से मृत्यु तक के जो बीच का जो सफ़र वह तय करता है उसे ही हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव जन्म लिया और उसके बाद जो अपना समय व्यतीत किया, जो कर्म किया, और उसका अंत में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बीच का जो समय हुआ उसी को जीवन अवधि कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, या लाइफ स्पैन उसी को कहते हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी जीव की जीवन, कोई भी जीव हो, किसी भी जीव की जीवन की अवधि आवश्यक रूप और आकार से संबंध नहीं होता है, यानी कि कभी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कौवा और तोता को ले लीजिए, तो कौवा और तोता जो है से दोनों पक्षी है, और दोनों का आकार जो है से कोई तोता थोड़ा छोटा होता है और कौवा थोड़ा बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कौवा के आकार थोड़ा डबल है और तोता के आकार थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी कौवा 15 साल ही जीता है और तोता जो है 140 साल तक जीता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पक्षी के, किसी भी जीव का जो आकार के हिसाब से हम उसे तय नहीं कर सकते हैं कि उसका जीवन, उसका जो माने उम्र है वह कितना होगा, ठीक है। तो आकार के हिसाब से या रूप से हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। अब अगला इसमें टॉपिक आता है जनन, यानी रिप्रोडक्शन। तो जनन यह एक ऐसा जीव विज्ञानीय प्रक्रम है, यानी हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई भी जीव, चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पत्ति करता है या अपने स्वरूप संतान को उत्पत्ति करता है, ताकि उसका इस पृथ्वी पर जो है कि अस्तित्व बना रहे, उसका अस्तित्व समाप्त न हो, ठीक है। इसीलिए वह एक प्रक्रिया अपनाता है जिसे हम लोग जनन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक ऐसा जीव विज्ञानीय प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है ताकि उसका प्रजाति विलुप्त न हो। इसीलिए वह प्रक्रिया अपनाता है जिसका नाम है जनन। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है कि यहाँ पर एक चीज़ पढ़ना हम लोग को जननांग के बारे में। जननांग है क्या? तो इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए जनन को हम लोग तो पढ़ लिए कि जनन क्यों होता है, तो जननांग है क्या? तो परिभाषा सेम है कि जीव विज्ञान की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव जनन करता है यानी रिप्रोडक्शन करता है, और उसके लिए जिस अंग का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है? जननांग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जनन जनसंख्या में वृद्धि और जाति की संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग से छूटा हुआ है। जनन 2 प्रकार का होगा, एक होगा अलैंगिक जिसको एसेक्सुअल कहा जाता है, और दूसरा होता है लैंगिक जिसे सेक्सुअल कहा जाता है। तो जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन आखिर है क्या। तो देखिए इसकी सिंपल सी भाषा है कि एक, जैसे में यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अलैंगिक जनन, ठीक है, और एक हम लिख देते हैं लैंगिक जनन। बढ़िया समझिएगा। अब यहाँ पर समझिए, अ के मतलब होता है न, सीधी सी बात है, अ के मतलब न। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पर एक शब्द ज्ञान, और ज्ञान के मतलब क्या हो गया? जिसके पास नॉलेज होगा, और इसी के आगे अगर हम अ लगा दिए तो इसका मतलब हो गया अज्ञान, यानी इसमें ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अलैंगिक है
और लैंगिक है। अलैंगिक यानी कि बिना लिंग वाला, अलैंगिक के मतलब लिंग वाला, सीधी सी बात है। तो अलैंगिक की परिभाषा आखिर होता क्या है, सबसे पहले ये जरूरी है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा या जनन की वह प्रक्रिया जिसमें न तो नर का पता चलेगा और न ही माता का पता चलेगा, यानी कि न उसमें पिता का पता चलेगा न उसमें माता के पता चलेगा, यानी दोनों अलग अलग होंगे, पता नहीं चलेगा जिसमें कौन है आखिर है नहीं है, यानी कि कोई उसमें लिंग का पता न चले। तो उस स्थिति में अलैंगिक जनन हम लोग कह सकते हैं। इसका परिभाषा क्या हो सकता है, तो परिभाषा इसका जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, यानी कि एक्के गो में न माता और पिता दोनों के गुण होगा। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ इसके अलावा अनुपस्थिति में हो तो जनन अलैंगिक कहलाएगा, यानी माता पिता का जो उपस्थिति एक ही चीज़ में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आलू ले लिए, ये क्या है, आलू है, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि ये जो है ये लड़का है कि लड़की है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो आप सीधे कहिएगा सर ये तो पता ही नहीं चला ये लड़का है कि लड़की, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका संतान होगा, इसका संतान होगा। तो अब संतान जब इसका हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको संतान हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें न तो नर का पता चला रहा है न ही आपको मेल का पता चल रहा है इसमें, और न ही फीमेल का पता चल रहा है, यानी कि दोनों का गुण इसमें परिपूर्ण रूप से है, तभी यह अपना संतान को उत्पन्न कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, यानी जिसमें लिंग का पता न चले कि जिसमें माने लड़का है या लड़की है, यानी कि माता है पिता है, इसमें पता चल ही नहीं सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अलैंगिक जनन में, ठीक है, अलैंगिक जनन में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको स्पंज में देखेंगे तो साइकोन हो गया, उसके बाद आपको सिलेंट्रेटा में देखेंगे तो हाइड्रा हो गया, चपटे कर्मी में देखेंगे तो प्लेनेरिया हो गया, और एनालिडा में देखेंगे तो सेलिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है कि अलैंगिक जनन के आपको प्रकार है, इसे आप लोग याद ही रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन के अभिलक्षण आखिर होता क्या है। तो अलैंगिक लिखा गया, अलैंगिक जनन के अभिलक्षण जो निम्न प्रकार के हैं, जो ऊपर बताए हैं सेम चीज़ आपको नीचे देखने को मिलेगा, यानी कि एकल जनक होगा, यानी कि माता पिता एक होंगे, सिंगल पेरेंट होंगे, पता नहीं चलेगा जो कौन है, यानी एकल जनक की भागीदारी इसमें होगी। दूसरा, युग्मक निर्माण या इसकी अनुपस्थिति होगी। युग्मक निर्माण जो होती है, युग्मक निर्माण आखिर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है, तो इसका जो गुणसूत्र होगा वह एन रूप में होगा, और फीमेल का भी जो होता है सो एन रूप में होता है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलता है तो इसे हम लोग कहते हैं युग्मक, इसे हम लोग युग्मक कहते हैं, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, युग्मक कहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलता है तो यह 2n का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज, यानी इसी को हम लोग जाइगोट नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है तो ये अलैंगिक जनन जो हुआ और ये दोनों अलग अलग हुआ, तो अलग अलग जब होता है तो सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए पहले एन है, यानी कि मेल का जो माने गुणसूत्र है वह अर्धसूत्री विभाजन है, अगुणित है, तो अगुणित को क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। और जब दो युग्मक मिलते हैं, मेल और फीमेल का दो युग्मक बनते हैं तो वह युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। और कभी कभी आपको यहाँ पर 2n दे देगा तो समझ लीजिए कि आपको युग्मनज, यानी कि 2n कहने का मतलब हो गया यह नर और मादा, यानी कि माता पिता जो हो गया से दोनों के मिलन से यह संतान उत्पन्न हो गया, यही 2n है। तो युग्मक निर्माण या इसकी अनुपस्थिति में होती है। उसके बाद इसमें जो होती है निषेचन नहीं होती है। निषेचन कब होगी, तो हम आपको बताएं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेल है और यहाँ पर ये जो है से फीमेल है, तो जब मेल और फीमेल मिलेंगे तभी तो निषेचन होगा ना, लेकिन यहाँ तो मेल और फीमेल दोनों एक ही गुण है, तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें है सामान्यतः समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। इसमें जो होगी समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होती है।
उसके बाद उत्पन्न संतति अपने जनक के अनुवांशिकी के समान होती है, इसे हम लोग क्लोन कहते हैं। अच्छा समझिए पहले क्लोन क्या होता है। क्लोन को हम लोग हिंदी में कहते क्या है, तो दोस्तों क्लोन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समरूपता। इसे क्या कहा जाता है, समरूपता कहा जाता है। अब एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लिए आपको एक, इसे तो आप अच्छी तरह से पहचान गए होंगे कि क्या चीज़ का फल है। ये आम ले लिए हम, कोई दिक्कत, चलिए आम ले लिए। अगर आम के पेड़ से हम यदि आम तोड़े, ठीक है, आम के पेड़ बहुत सारा आम लगा हुआ है, मान लीजिए कि उससे हम आम तोड़े और ये जो टोकरी है इसमें लाकर इस आम को भर दिए, इसमें भर दिए। अब आपको हम क्या कहें, जो हम आपको एक दूसरा आम दिए और कहें जो यही टोकरी में इसको डाल दीजिए, डाल दिए और आपको आँख पर पट्टी बांध दिए और इस आम में न मिला दिए उसको। यदि हम आपको कहें कि हमने जो आम दिया है आपको वह खोज कर दीजिए, तो क्या आप खोज कर दे सकते हैं? तो आप कहिएगा नहीं सर। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि सारे आम जो है उसका बनावट एक है और जिसका बनावट एक होता है उसी को हम लोग समरूपता कहते हैं, उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्लोन कहेंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि क्लोन आखिर होता क्या है। क्लोन आपको जब आगे मानव जनन पढ़ाएंगे तो उसमें ही बताएंगे कि मानव में दो संतान कभी कभी जुड़वा जन्म लेते हैं तो उसका शकल समान होता है, कभी कभी दो लड़की जन्म लेती है तो उसका भी शकल समान होता है, कभी जुड़वा में एक लड़का और एक लड़की जन्म ले लेती है तो उसका शकल समान नहीं होता है, ठीक है, उसका शकल समान नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा घटना क्यों हो रहा है, तो हम आपको इसको जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझाएंगे। अगला है इसमें कि गुणन यानी वृद्धि तेजी से होती है, इसमें वृद्धि तेजी से होती है। अब यहाँ समझिए वृद्धि तेजी से होने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि अच्छा से समझने का चीज़ है। मान लीजिए कि जैसे में यहाँ पर हम बना देते हैं, जो इसमें जब वृद्धि तेजी से हो रही है तो यहाँ पर हम मेल बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आप है, ठीक है, और यहाँ पर एक और पिक्चर बना दी है हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए आपकी मैडम है, कोई दिक्कत, ये मैडम है आपकी, इसका नाक हो गया, आँख हो गया, ये सब हो गया। अब एक बात बताइए कि जब आप दोनों का मिलन हुआ तो 9 महीने के बाद ही आपको संतान होगा, कोई दिक्कत तो नहीं सर। अगर हम आपको एक चना दिए और चना को कहें क्या जो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बाबू रोप दो, इसको रोप दिया, यहाँ से एक पेड़ हुआ मिट्टी में, इसमें चना का पेड़ हुआ। इसमें चना का पेड़ जो होता है तुरंत 2 महीना 3 महीना के अंदर इसमें चना फरना शुरू कर देता है। अब हमारा एक बात बताइए कि आप एक चना डाले हैं, इसमें आपको 1000 चना फर रहा है, यहाँ आप एक बार शादी की है, 9 महीने में आपको एक संतान हो रहा है, तो धीमी प्रक्रिया किसकी हुई? तो धीमी प्रक्रिया ये आप वाला में हुआ। और जल्द वाली प्रक्रिया किस में हुई? तो जल्द वाला प्रक्रिया चना में हुआ। तो चना में क्यों हुआ? क्योंकि यह अलैंगिक जनन किया है, इसमें माता पिता का पता नहीं चल रहा है और ये जो है यह 3 महीना में हो चुका है, लेकिन यहाँ पर यह 9 महीना लगा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में वृद्धि जो होती है वह तेजी से होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो वीडियो को लाइक कीजिए पहले और जल्दी शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकार, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बार समझ लीजिए, यदि अच्छा से यदि आप वीडियो समझ रहे हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि पहला से दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे और आपको एग्रीकल्चर की जो तैयारी होती है पूर्ण यही रूप में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। और नीट तीट जो भी होता है ना, सब आपको इसी से क्वेश्चन टकराने वाला, अलग से आने होने वाला है नहीं, याद रखिएगा ये बात को। वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार मन है उतने बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब है अलैंगिक जनन के प्रकार। तो सबसे पहले जब अलैंगिक जनन के प्रकार हम पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ेंगे हम लोग विभाजन द्वारा, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इस विधि में होता क्या है, विभाजन कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, आप इसमें 4 भाई हैं, 4 भाई हैं। अब मान लीजिए कि चारों को इसमें शादी हुआ, अब किसी का पत्नी कुछ सिखाया, किसी का पत्नी कुछ सिखाया, तो आप क्या किए, चारों भाई में झगड़ा हुआ तो आपको जो ये ज़मीन है ये 4 भाग में बट जाएगा, क्योंकि 4 भाई है। तो विभाजन के मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है।
जैसे में यहाँ पर समझिए कि विभाजन का मतलब समझ के जो अलग अलग होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें। तो इस विधि में पैतृक जैव दो समान खंडों में विभाजित हुआ है। तो लीजिए हो गया, एक जमीन के दो बंटवारा हो गया। पैतृक, पैतृक का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको पिता को जो बनाया हुआ जो जमीन जायदाद है उसको आप अपने भाइयों में बांट लिए हैं, उसी बात को यहाँ पर कह रहा है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब एक बात बताइए कि जब आपके पास ये ज़मीन का टुकड़ा है, पहले अच्छा से ज़मीन बनाते हैं तभी समझ में आएगा। ये ज़मीन का आपके पास टुकड़ा है, लीजिए अच्छा ज़मीन बन गया। अब आप चार भाई हैं, चार भाई हैं, तो एक बात बताइए, चारों को समान मिलना चाहिए कि समान नहीं मिलना चाहिए? तो आप कहिएगा जी सर समान मिलना चाहिए, क्योंकि चारों का हक बराबर है। तो जब यहाँ पर आपको 4 कट्ठा ज़मीन है तो इसको भी 1 कट्ठा होना चाहिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, चारों को 1 कट्ठा होगा तभी 4 कट्ठा होगा। तो समान रूप से हुआ। तो इसका मतलब जो हुआ कि आपको विभाजन जो होता है, किस विभाजन जो होता है कैसे होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति अपने पैतृक के अनुवांशिकी के समान होते हैं। अनुवांशिकी के समान के मतलब समझ लीजिए क्लोन के रूप में होगा। जो गुण उसके माँ बाप का होगा वही गुण उसको बेटा बेटी को मिलेगा, दूसरा गुण मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो विभाजन द्वारा जब इसमें बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, जब एक पैतृक संपत्ति को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, इसका मतलब 2 बराबर भाग करने का मतलब समसूत्री विभाजन हुआ, सीधी सी बात है। अब वहाँ पर पूछेगा इनमें से कौन समसूत्री विभाजन करता है, तो बस नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, है ना। तो ये सारा चीज़ है, ये सभी आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि बहुविभाजन क्या होता है, जिसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो इसमें जो होता है, इस प्रक्रम में पैतृक शरीर के अनेक पुत्री जीवों में विभाजित हो जाता है। अरे भैया, जब विभाजन किए हैं, एक जमीन को 2 बराबर भाग में बांटे थे, समसूत्री विभाजन हुआ था, तो इसको विभाजन कहें। लेकिन अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि बहुविभाजन, यानी बहु के मतलब बहुत, विभाजन का मतलब माने बहुत सारा, माने बंटवारा होना चाहिए। यानी कि अब एक व्यक्ति के पास मान लीजिए कि 8-10 बेटे हैं, तो उसके पास जो ज़मीन बंटवारा होगा इस प्रकार से होगा, यानी छोटा छोटा टुकड़ा बढ़ जाएगा ज़मीन का, तो वही ना बहुविभाजन हुआ। मल्टीपल फ्यूजन उसी को ना कहते हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन होगा किस में, बहुविभाजन होगा किस में? तो अमीबा में होगा, प्लाज्मोडियम में होगा, मोनोसिस्टिस में होगा, जो ऑल प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ होते क्या है? तो प्रोटोजोआ हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको परजीवी। क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी, इसे हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है? तो इस प्रक्रम में बहुकेंद्रिकी जनन के अनेक बहुकेंद्रीय संततियों का विभाजन हो जाता है। कहता है प्लाज्मोटोमी क्या है? तो इस प्रक्रम में, यानी इस प्रक्रिया में बहुकेंद्रीय जनन जो होता है वह अनेक बहुकेंद्रिक संततियों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे में क्या हो गया? तो जैसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पोलेक्सिमा कभी कभी होता है, जिसको प्रोटोजोअन्स में भी हम लोग रखते हैं। ओपलेनिया भी होता है। तो इसे आप लोग एग्जाम्पल वाला आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि मेडिकल लेवल से लेके आपको सारा एग्जाम, एसएससी, बैंक टैंक जो भी होता है, इंटर जितना होता है, सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद बारी अब आती है मुकुलन की। मुकुलन के मतलब अंग्रेजी में होता है, इसको हम लोग बडिंग कहते हैं, बडिंग, मुकुलन। तो बडिंग कहने का मतलब एक बात बताइए कि जैसे में मान लीजिए कि मुकुलन है क्या, वह दिखाई कैसा देता है? मुकुलन दिखाई भी तो देना चाहिए ना कि आखिर मुकुलन किस प्रकार का हो रहा है, कैसन मुकुलन है। तो हमरा एक बात बताइए, मुकुलन के मतलब होता है गांठ। एक छोटी सी गांठ को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं, या इसको हम लोग उभार कहते हैं। उभार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपकी पत्नी है। अब दोनों में कोई झंझट हो गया, तो आप क्या किए, उसको बाल पकड़ कर लीजिए, मार अथी से लेके आपको दीवार में टकरा दिए।
दीवार में टकराने से उसका तो कपार फूटा नहीं है, लेकिन वहाँ पर न इसको ऐसा निकल जाएगा, लोला एगो निकल जाएगा। तो ये जो लोला बाहर की तरफ निकला है, देहाती भाषा में लोला ही कहते हैं, गिल्टी कहते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ से गोला निकल गया है, ठीक है, उसको लोला कहते हैं। तो गोला जो निकला है तो बाहर एक उभार निकल गया है, तो उभार के मतलब यही गांठ होता है। नहीं समझे? फिर से समझिए। जैसे में मान लीजिए कि हमने यहाँ पर आपको ले लिया एक आलू, ये आलू ले लिया, और आलू में कभी कभी देखे होंगे किस प्रकार से एक छोटा सा निकला हुआ रहता है। तो ये जो निकला हुआ है यही ना मुकुलन है कि कोई दूसरा चीज़ है, यही मुकुलन है, ठीक है। तो मुकुलन कहने का मतलब क्या होता है कि मुकुलन इस प्रक्रम में एक जीव की एक छोटी सी कलिका बनता है, और यह जो होता है दो प्रकार का होता है। मुकुलन दो प्रकार के, एक गांव में कहता है कि बाबू एगो भितरिया मार मारता है, तो भितरिया मार दिखाई नहीं देता है, अब बाहर का मार तुरंत दिखाई दे जाता है। तो वही बात यहाँ पर है। तो मुकुलन जो हुआ है, तो मुकुलन दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल यानी बाह्य मुकुलन, और एक होगा इंटरनल जिसको अंतः मुकुलन कहेंगे, अंदर वाला कहेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार का जिसमें कलिका का निर्माण शरीर के सतह से बाहर की ओर होता है, उसे एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। एक्सटर्नल बडिंग होता किस में है? तो स्पंजिला में, याद रखिएगा। एक्सटर्नल जो होगा वह किस में होगा? तो स्पंजिला में होता है, तो एक्सटर्न बाहर की तरफ होता है। और दूसरे प्रकार में पैतृक शरीर में ही होता है, जो अनेक कलिकाएं बनता है, जैसे स्पंज में, जिसको हम लोग जेम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जेम्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है आपका जेम्यूल्स का पिक्चर, जो आपको एग्जाम में देखने को खूब मिलता है, भर भर के मिलेगा वहाँ पर। और हाइड्रा में कहेगा तो हाइड्रा में ये जो हो गया से पैतृक हो गया है शरीर, ठीक है, माता पिता हो गया। इसका ये जो निकल रहा है बर्ड के मतलब क्या होगा? छोटी सी एगो गांठ निकल रहा है, बाहर की तरफ एक छोटा सा संतान निकल रहा है, यानी ये जो है से आपको हाइड्रा का संतान है। तो ये आप याद रखिएगा कि मुकुलन आखिर होता है किस में, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन के महत्व क्या होता है। तो इसमें कोई भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, जाति के विकास में कोई योगदान नहीं होता है। तो आज आपने अलैंगिक जनन अच्छी तरह से समझ लिया। कल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे लैंगिक जनन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कम से कम इस पर 1000 लाइक होना चाहिए, ठीक है। अगला वीडियो आपके लिए जल्द आएगा।